नमस्कार। कहानी गोल्ड में आज सुनिए मालती जोशी जी की लिखी कहानी अस्तित्व बोध। नींद अभी आंखों में पूरी तरह उतरी नहीं थी, पर कमरे में खटर पटर की आवाज़ सुनकर मैंने पलकें झपकाई। मंजू कपड़े बदल रही थी। इतनी बन-ठन कर कहाँ जा रही है? वह बुरी तरह चौंकी। मुझे सोया जानकर ही वह इस कमरे में आई होगी। जागने का जरा भी अंदेशा होता तो इधर का रुख न करती, भले ही रसोई में कपड़े बदल लेती। कहाँ जा रही है? मैंने सवाल दोहराया। सहेली के यहाँ पार्टी है, वह बुदबुदाई। तेरी सहेलियों के यहाँ बड़ी पार्टियां होती रहती हैं। तो यह तो मुझे पत्थर की तरह लगा। थोड़ी देर तक मुझसे कोई उत्तर ही नहीं बन पड़ा, पर इस तरह चुप बैठना अपनी हार मान लेना था, इसलिए मैंने फिर छेड़ा। सच में पार्टी में जा रही है या उस नचैया के यहाँ? वह भड़क गई। कहीं भी जा रही हूँ, आपको क्या फर्क पड़ता है? क्या हर बात आपको बतानी जरूरी है? मुझे मजा आ गया। जानती थी उसके गुरुजी को नचैया कहने से उसे आग लग जाती है। आग तो खैर मुझे भी लग गई थी। मैंने ताव खाकर कहा, सीधे से जवाब नहीं दे सकती, बड़ों से इस तरह बात की जाती है। खैर अब तुम्हारा भी क्या दोष है? जैसी माँ है वैसी ही तो गुंढंग सीखोगी। प्लीज दादी, मम्मी के लिए कुछ मत कहिए। एक वे ही हैं जो आपको इतने सालों से झेल रही हैं। और कोई होता तो क्या करता? कुएं में फेंक देता या नदी में बहा देता? जरा सुनूं तो। आवाज मेरी काफी ऊंची हो गई होगी, क्योंकि बहू दरवाजे में आकर खड़ी हो गई थी। तुम थोड़ी देर को चुप नहीं रह सकती? उसने फुसफुसाकर मंजू को डांटा तो उसने मेरी तरफ इशारा कर दिया। बहू बोली, उन्होंने तो कसम ले रखी है, पर तुम तो सब्र कर सकती हो। बुरा सा मुंह बनाकर मंजू कमरे से चली गई, उसके पीछे पीछे बहू भी। मुझे आश्चर्य हुआ। लड़की का तो ठीक है, बहू ने कैसे सब्र कर लिया? ये रामायण इतनी जल्दी कैसे सिमट गई? जरूर बाहर कोई आया होगा, तभी न रसोई में पकौड़े तलने की सुगंध आ रही है। मेरा तो अब ध्यान गया था। कुछ देर तक मैं दम साधे पड़ी रही। बड़ी देर बाद अंजू एक कप चाय रख गई, कोरी चाय। मुझे तो जैसे आग लग गई। ए छोकरी, सुन जरा। बेमन से वह रुकी तो, पर दरवाजे में ही खड़ी रह गई, मेरी ओर देखा तक नहीं। बाहर कौन आया है? मम्मी की सहेली। उसे भी क्या सूखी चाय पिलाई थी? वह पैर पटकते हुए गई और 4 पकौड़े प्लेट में डालकर मेरे सामने यूं पटक गई जैसे भीख दे रही है। गुस्से से सुलग उठी मैं। प्लेट उठाकर मैंने दूर फेंक दी। अन्न की आवाज के साथ प्लेट के टुकड़े चारों ओर बिखर गए, उसके साथ पकौड़े भी। ये क्या हो रहा है दादी? वह चीखी। 5 मिनट अब शांति से नहीं बैठ सकती? हर बात का बतंगड़ बनाना क्या जरूरी है? बहू फिर दरवाजे में आकर खड़ी हो गई थी। उसके पीछे उसकी सहेली भी थी। मुझे श्रोता ही तो चाहिए था। मैंने धुआंधार बोलना शुरू किया। बहू का चेहरा पहले सफेद और फिर लाल पड़ता चला गया। तैश में आकर अंजू ने कुछ कहना चाहा तो बहू ने तड़ से एक चाटा जड़ दिया और फिर सहेली का हाथ पकड़कर बाहर निकल गई। सुबकते हुए अंजू फर्श पर पड़े प्लेट के टुकड़े बटोरने लगी। मैंने कहा, वो मंजू के कपड़े भी उठा लेना, महारानी यहीं पटक कर चली गई है, इतना भी शऊर नहीं। अंजू ने एकदम मुझे घूर कर देखा। उसकी आंखें अंगारे सी दहक रही थी। बोली, क्या अब भी आपके कलेजे में ठंडक नहीं पड़ी है? मौसी के सामने मम्मी की बेइज्जती तो हो ही गई ना, क्या आज के लिए इतना काफी नहीं है? उसके एक एक शब्द से नफरत टपक रही थी। यह अच्छी रही। चाटा मारा उसकी अम्मा ने और गुस्सा मुझ पर उतार रही है। यही बात मैं उसके मुंह पर भी कह मारती, पर सोचा रहने दो, आज के लिए इतना ही काफी है। मैं अक्सर हैरान रह जाती हूँ। इतनी बड़ी बड़ी लड़कियां हैं, पर माँ का हाथ जब तक चल जाता है, पर वे हमेशा उसी का पक्ष लेती हैं और मुझसे खार खाए रहती हैं। एक मेरी बिटिया थी, हमेशा दादी की होकर रही। विदा के समय भी ताई के ही गले लगकर रोई थी। मेरे साथ तो बस रस्म निभाई थी। बिटिया तो खैर सौतेली ही थी, पर लड़का तो अपना पेट जाया है।
उसके पास ही फुर्सत कहाँ है। पहले पढ़ाई में डूबा रहा, अब बाल बच्चों में खो गया है। तभी तो जब तब याद दिलाना पड़ता है कि अभी मैं जिंदा हूँ। पता नहीं यह सब मेरे साथ ही क्यों होता है। लोग मुझे भूल क्यों जाते हैं। बचपन से ही यह सब भुगत रही हूँ। तब भी न किसी को मेरी भूख प्यास का ख्याल था, न कपड़े लत्तों की चिंता थी, न किसी ने मेरे बालों की साथ संभाल की। मैं जैसे जंगल का पेड़ थी जो आंधी पानी धूप जाड़ा सब कुछ सहते हुए अपने आप बढ़ता रहता है। बहू अक्सर कहती है कि मैं उसकी लड़कियों से जलती हूँ। यह सुनकर हरीश बहुत नाराज हो जाता है, पर बहू ठीक कहती है। औरत है ना, इसलिए औरत के मन का भेद जानती है। अंजू मंजू को देखकर अक्सर मुझे अपना बचपन याद आ जाता है। उनकी सज धज मुझसे देखी नहीं जाती, उनकी साज संभाल मुझसे सही नहीं जाती। इतने महंगे स्कूल में डाला हुआ है कि फीस सुनकर ही कश आ जाता है। फिर गाने की, नाचने की, अंग्रेजी बोलने तक क्लासों में दाखिला लिया हुआ है। पता नहीं कितने खेल तो वे खेलती हैं। दोनों माँ बाप कमाते हैं और आधी तनख्वाह इन पर फेंक डालते हैं। हर तीसरे दिन लड़कियां पार्टी या पिकनिक पर जाती हैं, पर माँ बाप के माथे पर बल नहीं पड़ते। कहते हैं इन्हीं के लिए तो हम कमाते हैं, फिर इनका दिल क्यों तोड़े। लड़कियों को इतना सिर मत चढ़ाओ। मैं कहती हूँ कल को उन्हें पराए घर जाना है। हरीश कहता है, इसलिए तो अम्मा लड़कियों को खूब प्यार देना चाहिए, उन्हें हमारे पास रहना ही कितना है। अरे फिर पता नहीं कल को कैसे ससुराल मिले, कहीं हंसने बोलने को ही न तरस जाएं। इसलिए यहाँ जितनी मौज करनी है कर लें। बहू की यह बात सीधे मुझ पर ही चोट करती है। एक तीखा सा जवाब जुबान तक आकर लौट जाता है। हरीश के सामने मैं कभी बात नहीं बढ़ाती, हमेशा जब्त कर जाती हूँ। तभी तो बहू हमेशा कहती है, तुम्हें लगता है तुम्हारी माँ एकदम गऊ है। अरे अभी तुमने उनका असली रूप देखा कहाँ है। बहू शायद ठीक ही कहती है, लेकिन मैं हरीश को अपना असली रूप दिखाना भी नहीं चाहती। एक वही तो है जो मुझे थोड़ा सा प्यार, थोड़ा सा आदर देता है। औरों से तो यह सब मुझे कभी मिला ही नहीं, और जो कभी मुझे मिला ही नहीं वह मैं दूसरों को भी कहाँ से देती, क्यों देती। हाँ, इस प्यार का स्वाद बहुत पहले सिर्फ बचपन में चखा था। 6-7 साल तक मैं ही घर में सबसे छोटी थी, शायद इसलिए सबकी लाडली थी। फिर 1-1 साल के अंतर में माँ की गोद में 2 भाई आ गए और मेरा एक छत्र साम्राज्य छिन गया। वे भाई मेरी जान के दुश्मन हो गए। उनके आते ही माँ की गोद छिन गई, बाबू का दुलार छिन गया, बड़ी बहनों का प्यार छिन गया, मेरा दूध छिन गया, और तो और मेरा खेलने का सुख भी जाता रहा। जब भी बाहर पैर रखती माँ एक न एक को लटका देती। इसके बाद भी दिन भर यही सुनने को मिलता, इतनी बड़ी धिंगड़ी हो गई है, काम की न काज की, शेर भर अनाज की। घर में 2 बड़ी बहनें भी थीं जो दिन भर काम में लगी रहती थी। मैं सामने पड़ जाती तो थोड़ी बहुत बेगार मुझसे भी करवा ली जाती थी, पर काम की कहीं गिनती नहीं थी और उनसे सब बहुत प्यार से, बहुत आदर से बात करते थे। कई बार भगवान से लड़ पड़ती थी मैं, मेरे साथ यह अन्याय क्यों किया। या तो मुझे छोटा बना दिया होता तो लाड प्यार तो मिलता, या फिर बड़ा ही बना देते, कम से कम इज्जत तो मिलती। अब ना तो बड़ों में हूँ न छोटों में हूँ, बस दिन भर सबकी डांट फटकार ही सहती हूँ। एक दिन की बात मुझे अच्छी तरह याद है। शायद छुट्टी का दिन था। माँ बाबू चुन्नू मुन्नू को लेकर कमरे में चले गए थे। माँ मुझे जता गई थी कि धूप में बाहर निकली तो टांगे तोड़ दूंगी। मैं तो घर में ही खटर पटर कर रही थी। बड़ी जिज्जी दलान भर में साड़ी फैलाकर उस पर कढ़ाई कर रही थी। पड़ोस की उमा जिज्जी भी उनका हाथ बटा रही थी। खेलते खेलते मेरा पैर अचानक साड़ी पर जा पड़ा तो जिज्जी ने मेरा कान मसल दिया। तुझे कूंदने फांदने को यही एक जगह मिली है। उमा जिज्जी के सामने इस अपमान को मैंने जरा ज्यादा ही महसूस किया। पलटकर जवाब देने से और बेइज्जती होने का खतरा था, इसलिए पैर पटकती हुई मैं रसोई में चली गई। वहां चटाई बिछाकर छोटी जिज्जी पढ़ रही थी। उनकी मिडिल की बोर्ड की परीक्षा एकदम सिर पर थी।
जिज्जी हमें कुछ चबैना दे दो, हम गुड़िया का ब्याह रचाएंगे। बड़ी ब्याह रचाने चली है, पढ़ना लिखना नहीं है। और कह देती हूँ, मोहल्ले भर की लड़कियों को यहाँ इकट्ठा किया तो ठीक नहीं होगा। हाँ। हार कर मैं माँ के कमरे में चली गई। चारों सो रहे थे। चुन्नू बाबू की बाह का तकिया बनाकर सोया था। मुन्नू भी जैसे माँ के आंचल में घुसा जा रहा था। मन में एक टीस सी उठी और मैंने वहां से नजरें हटा ली। सामने पानदान था। जब छोटी थी तो बाबू हमेशा पान का इतना सा टुकड़ा दिया करते थे। अब तो लगता था जैसे पान का स्वाद चखे बरसों बीत गए। मैंने धीरे से पानदान खोला। ऊपर वाला कत्थे चूने वाला डिब्बा हटाकर नीचे से एक पान निकाला। कितनी कोशिश की मैंने, पर जरा सी खनक हो ही गई। बाबू जाग गए। कम्मो, ये क्या हो रहा है? जानती हो ना छोटे बच्चे पान नहीं खाते। चोरी तो पकड़ी ही गई थी, इसलिए मैंने दिलेरी से काम लिया। अब मैं छोटी कहाँ हूँ बाबू, माँ तो दिन भर कहती हैं कि इतनी बड़ी धींगड़ी हो गई है। चुप, ज्यादा चकर मकर मत कर। बाबू घुर्राए। अभी पान खाने लायक बड़ी नहीं है तू, बहुत छोटी है। मुझे भी ताव आ गया। जब दूध मांगती हूँ तो माँ कहती है तू बड़ी हो गई है, सबका सब इन्हें पिला देती है। करम जली। माँ एकदम उठकर बैठ गई थी। मेरी पीठ पर एक धौल जमाते हुए उन्होंने कहा, ऐसी नजर लगाती है तभी तो दोनों सूख कर काटा हो रहे हैं। बहन है कि डायन, भाइयों को भी नहीं बख्शती, मरती भी तो नहीं है जन्म जली। अच्छी बात है, मैं मर जाऊंगी, मैंने भी तैश में आकर कहा। जा मर, माँ ने कहा और फिर चादर तान कर लेट गई। मुन्नू को उन्होंने ऐसे भींच लिया जैसे मैं छीन लूंगी। क्रोध और अपमान से मन धधक रहा था। पता नहीं मैं कब बाहर आई, कब सीढ़ियां चढ़ी, कब मुंडेर पर पहुंची और कब मैंने अपने को नीचे गली में झोंक दिया। बस इतना याद है कि गली में एक शोर सा उठा था, अरे लड़की मर गई। आंखें खुली तब देखा पूरा मोहल्ला मुझे घेर कर खड़ा है। मेरा सिर माँ की गोद में है। कंपाउंडर चाचा पट्टी बांध रहे हैं, बाबू उनका बैग थामे खड़े हैं। दोनों जिज्जी आंसू पोंछ रही हैं। कोई मेरे पैरों पर, कोई बालों पर हाथ फेर रहे हैं। असहाय पीड़ा थी, फिर भी यह सोचकर अच्छा लग रहा था कि इतने सारे लोग केवल मुझे ही देख रहे हैं, मेरी ही बात कर रहे हैं। तभी किसी ने कहा, अरे इसने आंखें खोल दी हैं, कोई इसे दूध हल्दी तो पिलाओ, पट्टी वगैरह तो होती रहेगी। फौरन दूध आ गया। छोटी जिज्जी ही लाई थी। वह पीला पीला दूध देकर उबकाई आने लगी थी। मैंने ग्लास परे हटा दिया और चीखी, नहीं चाहिए मुझे। कसम है जो अब कभी दूध का घूंट भी लूं, मैं तो डायन हूं ना, चुन्नू मुन्नू को नजर लगाती हूं ना। सब लोग हाय हाय कर उठे। माँ बाबू की नजरें नीची हो गई। उन पर उपदेशों की मार पड़ने लगी। राम राम, ऐसा भी कहीं होता है? यह भी तो तुम्हारी ही जाई है, कोई आसमान से तो टपकी नहीं है, और ऐसी बड़ी भी नहीं है। उसकी पीठ पर दो और आ गए तो क्या वह बूढ़ी हो गई? उस दिन यह नुस्खा मेरे हाथ लग गया। एक बात मैंने गांठ बांध ली कि कोई अगर अपनी ओर ध्यान नहीं देता तो उसे ध्यान दिलाओ। लोगों को यह कभी मत भूलने दो कि घर में तुम भी हो। इसके लिए मेरा छोटा सा दिमाग क्या क्या तरकीबें भिड़ाता। कभी मैं मेज पर स्याही उलट देती, कभी ब्लेड से अपनी उंगली छील डालती, कभी जिज्जी का बनाया बर्तनों का कुतुब मीनार ढहा देती। बदले में मुझे गालियां मिलती, एक आध चपत भी पड़ जाती, पर कोई मुझे भूल नहीं पाता था। माँ तो दिन रात सासत में रहती कि मैं पता नहीं कब क्या कर बैठूं। बचपन में घर से बाहर भी एक दुनिया होती है, स्कूल की दुनिया। वहां मेरा खूब मन लगता था, पर वहां भी मैं किसी गिनती में नहीं थी। न मैं पढ़ने में होशियार थी, न खेलने में, न मुझे गाना आता न बोलना। न मैं सुंदर थी, न मेरे बाबू बड़े आदमी थे। कभी कभी अपने ऊपर ही दया हो आती थी मुझे, भगवान ने मुझे ऐसा क्यों बनाया होगा। सबसे ज्यादा दुख तो वार्षिकोत्सव पर होता था। इतने कार्यक्रम होते थे, इतनी प्रतियोगिताएं होती थी, पर मेरा कहीं नंबर नहीं आता था। एक बार, हाँ सिर्फ एक बार, मुझे नाटक में दासी का रोल मिला था। नाटक के लिए शर्त यह थी कि ड्रेस अपने घर से लानी होगी, और वही सबसे बड़ी समस्या थी।
माँ के पास साड़ियों का वैसे ही अकाल था। भारी साड़ियाँ तो बस गिनती की ही थी। अदल बदल कर माँ उन्हें ही शादी ब्याह में पहनती थी। उन साड़ियों के लिए तो वे साफ मना कर गई। जब मैंने बहुत जिद पकड़ ली तो उन्होंने मुझे झिड़क दिया, तू कोई महारानी बनी है जो बनारसी साड़ी पहनेगी? नौकरानी ही तो बनी है, कुछ भी पहन लेना। मेरे तो आंसू निकल आए। ताव में आकर मैंने अपना नाम कटवा लिया। मुझे लगा था बहन जी मनाएंगी, पर जरूरत ही क्या थी। 10 और लड़कियां तैयार हो गई। तब क्या मालूम था कि नाटक में काम करने का अपना एक रौब होता है। स्कूल लेट आ रहे हैं, घर देर से पहुंच रहे हैं, पाठ याद नहीं है, होमवर्क अधूरा है, पर कोई कुछ कहने वाला नहीं। कार्यक्रम वाले दिन सजे हुए स्टेज पर जब उन लोगों को देखा तो मैं ठगी सी रह गई। बिजली के प्रकाश में वे सब कितनी सुंदर लग रही थी। विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ये सब रोज मेरे अगल बगल बैठती हैं। हर कोई उन्हें देख रहा था, फुसफुसा रहा था, ये पुष्पा है, ये सुमन है, ये मालिनी है, ये कोने में तारा खड़ी है। ईर्ष्या से जल उठी मैं। आज मैं भी स्टेज पर होती तो सब मुझे देखते, माँ भी सबको बताती, वह जो हरी साड़ी वाली है ना, वह मेरी कम्मू है। पर ऐसा तो होना ही नहीं था ना। माँ को मुझसे ज्यादा अपनी साड़ी प्यारी थी। बहन जी ने भी तो एक बार भी नहीं पूछा कि मैं नाटक क्यों नहीं कर रही हूँ। गुस्से से दुख से तिलमिला उठी मैं। ब्लाउज में लगी ऑल पिन निकालकर मैंने एड़ी में जोर से चुभो दी। हुई माँ, दर्द से बिलबिला उठी मैं। लोगों का ध्यान स्टेज से हट गया था और क्या हुआ का एक शोर सा पंडाल में भर गया था। कई लोग मेरे आसपास आ खड़े हो गए थे। फिर मेरी मरहम पट्टी की गई। मेहमानों में से किसी एक की गाड़ी में मुझे घर पहुंचाया गया। मजबूरन माँ को भी मेरे साथ जाना पड़ा। सांप या बिच्छू के डर से काफी भगदड़ मच गई थी। बड़ी मुश्किल से लोगों को जगह पर फिर से बिठाया गया। तब तक राजकुमारी और उसकी दासियां स्टेज पर चुपचाप खड़ी थीं। उन्हें सारे संवाद भूल गए थे। बाद में पर्दा गिरा दिया गया। बहन जी की महीने भर की मेहनत पर पानी फिर गया था। कुल जमा 10वीं तक ही पढ़ पाई थी मैं। स्कूल का बस यही एक किस्सा याद है। 10वीं तक पहुंचते पहुंचते मेरा स्वभाव बहुत बदल गया था। बचपन की शरारतें अब बड़ी फूहड़ लगती थी। बहुत भावुक हो गई थी मैं। जरा जरा सी बात पर ताव खाने वाली मैं अब बात बात पर रो देती। दोनों जिज्जी लोगों की शादी के बाद मुझ पर काम का बोझ पड़ गया था। माँ की हालत गिरी गिरी सी रहती। कर्ज के बोझ से बाबू भी चिड़चिड़े हो गए थे। कई बार उस माहौल में ऐसा दम घुटने लगता था कि भाग जाने की इच्छा हो जाती। जिज्जी लोग समझाती, कम्मो 2-4 साल की ही तो बात है, किसी तरह काट ले, फिर तो तेरा अपना घर होगा, तू वहां की रानी होगी। उन लोगों की बातों से बड़ी राहत मिलती है। दोनों सचमुच अपने अपने घर में राज कर रही थीं। बड़ी जिज्जी गांव में थी, पर बहुत मजे में थी। घर में 4 भैंसें थीं, बोरियों से अनाज आता था, लंबा चौड़ा मकान था, 8-10 तोला सोना हमेशा शरीर पर पहनी रहती थी। छोटे जीजा क्लर्क ही थे, पर एकदम हीरो लगते। शहर में छोटा सा क्वार्टर था, दोनों ठाठ से रहते थे। खूब घूमते, सिनेमा देखते, होटल जाते। जिज्जी के पास नए नए फैशन के कपड़े होते, तरह तरह की बिंदिया, क्लिप और परांदे होते। मैं किसी ऐसे ही घर का सपना देखे हुए दिन काट रही थी। घर तो मुझे अच्छा ही मिला था, पर वर दुहाजू था। पर इसका मैंने बुरा नहीं माना। ऐसा था तभी तो उन लोगों ने सामान्य घर की सामान्य रूप रंग वाली लड़की स्वीकार कर ली थी। देने के लिए तो बाबू के पास कुछ भी नहीं था। दोनों जिज्जी लोगों की शादी में वे बिल्कुल दिवालिया हो गए थे। इसलिए मेरे लिए तो यह रिश्ता ही नियामत था। जहां तक घर का प्रश्न था, मैं अपनी दोनों बहनों से ज्यादा भाग्यवान निकली थी। इस वैभव की तो मैंने सपने में भी कल्पना नहीं की थी। परिवार पर लक्ष्मी की कृपा थी। आजीवन अभावों से जूझने वाला मेरा मन एक बारगी कृत हो उठा था। पर एक उम्र होती है जब इंसान केवल पहनने ओढ़ने से, खाने पीने से तृप्त नहीं होता।
वह इससे परे भी कुछ चाहता है। किस्से कहानियां पढ़कर, सहेलियों की रसभरी बातें सुनकर मैंने भी एक सपना देखा था, पर वह सपना ही होकर रह गया था। पति देव बेहद घुन्ने थे और शायद इसलिए सुबह से शाम तक दुकान पर ही बैठे रहते थे। घर में और भी 3 जोड़े थे। बड़े जेठ की बिटिया तो ब्याहने लायक थी, पर उन लोगों की प्रीत प्यार में, छेड़छाड़ में कोई कमी नहीं आई थी। उन सब की आपस में चुहलबाजी भी होती, नोक झोंक भी होती और कई बार तो अनबोला भी हो जाता। पर मेरे हिस्से में यह कुछ भी नहीं आता था। मैं उन लोगों को देखती थी और देख देख कर कुढ़ती थी। घर में करने को कुछ होता तो शायद मन इतना बेचैन न होता। सब कामों के लिए नौकर थे, केवल रसोई भर घर की औरतें संभालती थीं, पर उसमें भी मेरा दिल न लगता। सुबह 9 बजे खाना तैयार हो जाता था, जिसे हम दोनों 2 बजे खाते थे। रात में भी यही हाल होता। इतनी देर तक न खाने में स्वाद रहता, न खाने का उत्साह। एक आध बार सास ने कहा, बहू अब तो तुम आ गई हो, कम से कम 4 गरम फुलके ही उतार दिया करो। मैंने कहा, अम्मा जी सब्जी की तलछट और दाल का पानी ही तो खाना है, फुलके गरम रहें या ठंडे क्या फर्क पड़ता है। मेरी साफ गोई से सास जी सन्न रह गई थी, पर फौरन उन्होंने आदेश दिया कि मैं अलग से एक सब्जी बना लिया करूं। 4-5 दिन तो खूब मजे में कटे, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं चला था। पर 5वें दिन उन्हें शुबहा हो गया। बोले, मुझे यह सब कुछ अच्छा नहीं लगता, यह तो एक घर में 2 चूल्हे करने जैसी बात हो गई। मैंने भी कहा, ठीक है, न ताजा सब्जी बनेगी न गरम फुलके बनेंगे, जैसे खाते आए हैं वैसे ही खाते रहो। थोड़ी सी बुनाई आती थी, पर छोटी देवरानी के हाथों की सफाई देखी तो बुनने की हिम्मत ही ना हुई। कमरे में बैठे बैठे 2-4 क्लॉथ काट लिए, एक चादर भी बनाई, पर फिर उत्साह जाता रहा। कमरा सजाऊं भी तो किसके लिए? रात को 11 बजे से पहले तो कोई इसमें पैर ही नहीं देता। पहले की एक बिटिया थी, बहुत चाहा कि उसे अपने आंचल में ले लूं, पर उसने कभी मुझे स्वीकार नहीं किया। हमेशा अपनी दादी से चिपटी रहती, कंघा चोटी चाची से करवाती, भूख लगती तो ताई जी के पास पहुंच जाती। घर में इतनी औरतें थीं कि वह आराम से पल गई। माँ की कमी कभी उसे महसूस ही नहीं हुई। सब ओर से निराश होकर मैं बस कमरे में लेटी छत की कड़ियां गिनती रहती। उस दिन शायद इतवार था। दोपहर की चाय चल रही थी। बड़े जेठ जेठानी बड़े वाले कमरे में थे। उनकी हंसी की खनक पूरे घर में सुनाई दे रही थी। मझली जेठानी पकौड़े उतार रही थी। भाई साहब वहीं रसोई पर पटरा बिछाकर बैठ गए थे। छोटी देवरानी अपने कमरे में सज संवर रही थी। दुनिया चाहे इधर की उधर हो जाए, पर इतवार का सिनेमा वे दोनों जरूर देखते थे। बच्चों को थोड़ी आजादी देने के विचार से अम्मा जी आंगन में नीम के तले खाट बिछाकर माला जप रही थीं। अम्मा जी के बाद घर में एक मैं ही फालतू थी। मेरे पति देव ने कह रखा था, ये सब सरकारी नौकर हैं, इन्हें बंधी बधाई तनख्वाह मिलती है। मुझे तो रोज कुआं खोदना है। दुकान में गुरुवार को बंद रखते थे। उस दिन अम्मा जी को लेकर गुरु महाराज के दर्शनों के लिए आश्रम निकल जाते थे। कहते तो मुझसे भी थे, पर मुझे गुरु महाराज में कोई दिलचस्पी नहीं थी। पति के साथ घूमने के लिए भगवान ने इतनी जगहें बनाई हैं, पर उन्हें केवल आश्रम ही नजर आता था। सोच सोचकर मेरा दिमाग चकराने लगा था। नहाकर थोड़ा तरोताजा हो लेना चाहा। गुसलखाने में मुश्किल से आधी बाल्टी पानी था। किसी से कहती तो फौरन आ जाता, पर मैं खुद ही 2 बाल्टियां लेकर बगीचे की ओर निकल गई। कुएं में एक डोल बंधा हुआ ही था। जैसे ही मैंने उसे भीतर छोड़ा, रस्सी सरकती ही चली गई। उसे पकड़ने के प्रयास में आधी झुकाई थी, तभी कुएं में जोर से छपाक की आवाज आई और अम्मा जी चिल्लाईं, क्या हुआ? उनकी आवाज पर महरी दौड़ी दौड़ी आई। उसने मुझे सीधा खड़ा किया। क्या हुआ बहू जी को? चक्कर तो नहीं आ गए थे? अम्मा जी का तो जैसे खून सूख गया था। देवी, तू किसी दिन हमारे मुंह पर कालिक पुतवाएगी। तब तक सारा घर वहां इकट्ठा हो गया था। भाई साहब ने उस दिन कड़े शब्दों में ताकीद की थी, उससे कहो कुएं से दूर रहा करे, उसे नल की आदत है।
किसी दिन अनर्थ हो जाएगा। उस दिन मुझे अपना बचपन याद आ गया। लगा कि अपने पास तो यह रामबाण उपाय है। अब तक आजमाया नहीं यही गलती की। तब से मुझे रोज रात को कुछ कुछ होने लगा। कभी उधर शूल उठता, कभी सिर दर्द से फटा जाता था, कभी खांसी का दौरा पड़ जाता। हर बार यह नाटक ही हो ऐसी बात भी नहीं थी। दिन रात सोचते सोचते मन और शरीर दोनों बीमार हो चले थे। पति देव कैसे भी थे, सेवा खूब करते थे। आधी रात को उठकर मेरे लिए हींग अजवाइन ढूंढते, पानी गर्म करते, अदरक की चाय बनाते। ये रसोई का दरवाजा बंद कर लेते, फिर भी स्टोव की फर बाहर सुनाई दे जाती। उन दिनों गैस तो थी नहीं। सास दलान में दम साधे पड़ी रहती। पर एक दिन उनसे नहीं रहा गया। बोली, क्या बात है विजय, बहू का जी ठीक नहीं है क्या? ये एकदम फट पड़े। पता नहीं कैसी रोग की पुड़िया मेरे गले बांध दी है तुमने। मजाल है जो एक दिन भी चैन की नींद सोया हूं। सुनकर मुझे तो जैसे आग लग गई। इनके कमरे में आते ही मैंने इन्हें धर लिया। रोगी मैं हूं कि तुम? जरा अपने दिल पर हाथ रखकर बताना, चैन की नींद ही सोना चाहते हो तो शादी क्यों की थी? गुरु महाराज के चरणों में पड़े रहते। शर्म से उनका चेहरा काला पड़ गया। सास ने ही मेरी व्यथा को समझा था। दुकान पर किसी तीसरे को बिठाकर हमें जबरदस्ती बाहर भेजा था। समझ गई थी कि जब तक वातावरण नहीं बदलेगा, पिछली यादों से मुक्त नहीं हो पाएगा। उनके मन को तो मैं कभी बांध नहीं पाई, पर कालांतर में हरीश मेरी गोद में आ गया और मेरा जीवन सार्थक हो गया। वही मेरी आशाओं का केंद्र था, जीने का आधार। वही एक मेरा अपना था, इसलिए मैं अपना सारा प्यार भी उस पर लुटाती थी और दुनिया भर का गुस्सा भी उसी पर उतरता था। बेचारा लड़का सब कुछ चुपचाप सह लेता। बहुत छोटी उम्र से जान गया था कि इतने बड़े परिवार में अम्मा एकदम अकेली है। असुरक्षा की भावना मुझ में ऐसा घर कर गई थी कि मुझसे कोई काम ढंग से नहीं होता था। मेरी सास तो पीठ पीछे मुझे सनिच्चरी ही कहती थी। वैसे उन्हें अपनी बहुओं पर बड़ा नाज था। उन्होंने उनके बड़े सुंदर नाम रख छोड़े थे। बड़ी को वे भाग्यवती कहती। वे पूरे घर की धूरी थी। 8 दिन को कहीं चली जाती तो सारे घर की व्यवस्था उलट पुलट हो जाती। न कोई चीज जगह पर मिलती, न किसी को समय पर खाना मिलता। मजली सचमुच गुणवंती थी। कोई काम ऐसा नहीं था जो उन्हें न आता हो। 20 तरह के अचार मुरब्बे वे डालती थी। पकवान सारे वे बनाती थी। उनकी सी बारीक सिवैयां कोई नहीं बना पाता था। बर्तनों पर कलई वे कर लेती थी। मेहंदी की बेल वे काटती। अल्पना वे मारती। भजन तो ऐसे गाती कि सुनने वालों की आंखें छलक जाती। मुझसे पहले वाली शायद धनवंती थी। सबसे छोटी थी लाजवंती, घर भर की लाडली। बड़े बाप की बेटी थी, पति अफसर थे, इसलिए सब उसे पलकों पर रखते थे। मुझसे 2 साल बड़ी थी। स्कूल जाने वाले 2 बच्चे भी थे, पर लगता था जैसे कल ही ब्याह कर आई है। यूं तो मुझे तीनों से ही जलन होती थी, पर छोटी को तो मैं जरा भी सहन नहीं कर पाती थी। अगर सब लोग उसके बच्चों से अंग्रेजी कविता सुनते होते तो मैं दाल में ऐसा तड़का लगाती कि सबका खांसते खांसते बुरा हाल हो जाता। अगर उसके पीहर की सौगातों का प्रदर्शन हो रहा होता तो उबलती चाय की पतीली मेरे हाथ से छूट जाती। अम्मा जी उसके बनाए स्वेटर को सराहती तो मेरा स्टोव भभक उठता। हाथ जलना या कटना तो आम बात थी। लोग बेमन से ही सही मरहम पट्टी करने दौड़ पड़ते और मुझे बड़ा सुकून मिलता। घर में कोई और भी था जिसे मैं फूटी आंखों नहीं देख सकती थी। वह थी वासंती, बड़े जेठ की बिटिया। उम्र के अनुपात से वह मेरी सखी हो सकती थी, पर पहले ही दिन चाची कहकर उसने सब गुड़ गोबर कर दिया। उसकी हर बात से मुझे ईर्ष्या होती। उसके कपड़े, उसकी साज सज्जा, उसकी सहेलियां, उसकी पढ़ाई, उसका लाड प्यार, हर चीज मुझे खटकती थी। उसने जब भी दोस्ती का हाथ बढ़ाया, मैंने निर्ममता से झटक दिया। जिस दिन उसे कुछ लोग देखने आए थे, उस दिन तो मैं जलकर राख हो गई थी।
सबके साथ मैंने भी पर्दे की ओर से लड़के को देखा था और मुंह से एक उसास निकल आई थी। फिर तो चाय का नया सेट अलमारी से निकालते हुए मेरे हाथ कांपने ही थे। एक कप भी साबुत नहीं बचा था। वासंती की माँ तो सिर पकड़कर बैठ गई थी। उन्हें लगा कि बहुत बड़ा अपशगुन हो गया है। वह इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। रोज वाले प्यालों में चाय पीने के बाद भी वह सपनों का राजकुमार इस घर का दामाद बन ही गया। वासंती की शादी में मुझे पूरे समय बुखार ही चढ़ा रहा। मैं पूरे समय अपने कमरे में पड़ी कराहती रही। श्रीमान जी मेरे सिरहाने बैठकर माथे की पट्टियां बदलते रहे। यह काम वे बड़े मन से या प्रेम से कर रहे हैं, ऐसी गलतफहमी न मुझे थी न घर वालों को। बल्कि अम्मा जी ने तो उन्हें खास तौर पर जता दिया था कि बेटा उसके पास ही बने रहना, पता नहीं कब क्या बवंडर खड़ा कर दे। उन्हें इस तरह अपने परिवार से काटकर मुझे अपार सुख मिलता था। हरीश को तो मैंने कभी परिवार से जुड़ने ही नहीं दिया। हरीश की याद आते ही मैं फिर से चेतन हो आई थी। आंखें मिचमिचा कर देखा। बाहर अंधेरा घिराया था, पर मेरे कमरे की बत्ती जलाने की किसी को याद नहीं आई थी। बाहर के कमरे से सबकी मिली जुली आवाजें आ रही थीं। शायद सब लोग बैठकर चाय पी रहे थे। दिन भर तो भागम भाग लगी रहती है। यही समय होता है जब दो घड़ी सब लोग साथ बैठते हैं, चाय नाश्ता करते हैं, टीवी देखते हैं। पर सब लोगों के बीच मेरी कोई जगह नहीं होती, जैसे मैं परिवार से अलग हूँ। एकाएक हरीश का ठहाका सुनाई दिया। जरूर अंजू ने कोई मजेदार किस्सा सुनाया होगा। उसके पास तो ऐसे किस्सों का खजाना है। सब के सब उस हंसी में शामिल हो गए थे और एक मैं थी जो अंधेरे कमरे में अकेली लेटी छत को घूर रही थी। हरीश पर इतना ताव आ रहा था। जब से आया है बीवी बच्चों में ही मगन हो रहा है। यह भी नहीं होता कि कमरे में झांक कर ही देख ले अम्मा जिंदा है कि मर गई। अचानक मेरा जी डूबने सा लगा। प्यास के मारे गले में कांटे से उगाए। गिरती पड़ती मैं उठी, अंदाज से सुराही टटोली, 2 घूंट पानी पिया और सुराही छोड़ दी। धप से आवाज हुई और पानी सुराही के टुकड़ों के साथ फर्श पर फैल गया। हरीश एकदम दौड़ पड़ा। क्या हुआ अम्मा? उसकी आवाज बेहद घबराई हुई थी। कमरे में पांव देते ही उसे अंधेरे का भान हुआ। तुम लोगों को यहाँ की बत्ती जलाने की भी फुर्सत नहीं हुई, क्यों? वह गुर्राया। हमें लगा दादी सो रही हैं। लड़कियां मिनमिनाई। बत्ती जलाकर तब तक वह मेरे पास पहुंच चुका था। मैं वहीं घुटनों में सिर डाले बैठी थी। अम्मा तुम ठीक तो हो ना? कहीं चोट तो नहीं आई? ना रे, चोट वोट नहीं आई, पर सुराही फूट गई। सुराही को जाने दो, नहीं आ जाएगी, उसने मुझे सहारा देते हुए कहा। फिर मुझे हौले से बिस्तर पर लिटाते हुए बोला, तुमसे कितनी बार कहा है अम्मा, कोई भी काम हो तो आवाज दे लिया करो। आखिर हम सब किस लिए हैं? आवाज दी तो थी बेटा, मैंने बेहद पतली आवाज में कहा। बहू फुसफुसाई। दोपहर को कैसी दहाड़ रही थी, अब गले से आवाज भी नहीं निकल रही। अच्छी ड्रामा कंपनी है। तुम 2 मिनट चुप नहीं रह सकती? हरीश गरजा। तुम हम सबके मुंह सिल दो बस। दिन भर माँ बेटे ही बोला करो। बस दोनों की चकचक शुरू हो गई। मैंने देखा है जब भी दोनों का झगड़ा होता है, दोनों बेटियां माँ के अगल बगल खड़ी हो जाती हैं। लड़का बेचारा सहम जाता है। थोड़ी देर तक तो गर्जन तर्जन चलता रहा। फिर हरीश दुखी होकर बोला, अब कितनी सी जिंदगी बची है उसकी? ये 4 दिन वह सुख से काट लेगी तो तुम्हारा क्या घट जाएगा? अरे जाते समय आशीर्वाद ही देकर जाएगी वह। बहू ने सुनकर मुंह बिचका दिया। शाम को घर में एक मनहूस सन्नाटा सा छाया हुआ था। हरीश शायद बाहर निकल गया था। अब 10 बजे से पहले तो घर क्या लौटेगा? बहू बड़बड़ा रही थी, माँ है कि डायन? 2 घड़ी उन्हें घर में चैन से नहीं बैठने देती। पता नहीं कितनी उम्र लेकर आई है। लगता है सब आके खाकर ही विदा होगी। इस बकझक की भी मुझे अब आदत सी हो गई है। बुरा भी नहीं लगता। डायन कह लो या और कुछ, एक बात पक्की है, जब तक हूं तब तक तुम लोग मुझे नजरअंदाज नहीं कर सकते। आप सुन रहे थे मालती जोशी जी की लिखी कहानी
अस्तित्व बोध। मिलती हूँ किसी और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।